नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में 66% वोटिंग, 5,405 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद। स्ट्रांग रूम में जमा की गई मत पेटियां। रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक 71.15% डाले गए वोट। देहरादून में सबसे कम 55% हुआ मतदान। 100 नगर निकायों के लिए हुआ मतदान। 30.29 लाख मतदाताओं ने डाले वोट और कल आ जाएंगे नगर निकाय चुनाव के नतीजे। देखिए, उत्तराखंड के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत यानी कि कुल 100 निकायों में बैलेट पेपर से मतदान शांतिपूर्ण रहा। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। शाम 4 बजे तक कुल 66% मतदान हुआ। हालांकि देहरादून के केसरवाला क्षेत्र में मतदाताओं के वोटिंग के बहिष्कार की भी बात सामने आई है। केसरवाला क्षेत्र को निगम परिधि में लेने के विरोध और विकास का काम न होने का आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने ऐसा फैसला लिया है। रुड़की, देहरादून, अल्मोड़ा समेत कुछ केंद्रों पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। बता दें कि पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत में इस बार 3.78% की कमी रही है। सबसे कम मतदान हुआ है देहरादून में 55% मतदान बताया जा रहा है और कल नगर निकाय चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। कुल 66% वोटिंग हुई है उत्तराखंड के निकाय चुनाव में, जिसे कि पिछली बार से 3% से थोड़ा आसपास अगर हम कहें तो कम बताया जा रहा है। 30 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, कुल 66% वोटिंग और कहा जा रहा है कि पिछली बार से तकरीबन 3% कम रही है वोटिंग। क्या कुछ कारण माने? और देहरादून जैसे शहर में वोटिंग परसेंट के कम रहने के पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में करीब 66% जो है वो वोटिंग हुई है, जो काफी कम है। क्योंकि पिछले अगर नगर निगम चुनाव की अगर बात करें तो कम से कम उसमें 70 से 72% की वोटिंग हुई थी पूरे प्रदेश में, जो इस बार उस बार से इस बार कम है। अब अगर बात करते हैं राजधानी देहरादून की, तो 55% राजधानी देहरादून में वोटिंग कम होना जो निर्वाचन आयोग पे सवाल जरूर उठाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के तहत सबसे बड़ी चीज गड़बड़ी क्या हुई मोनिका, कि बहुत से लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, पूरे परिवारों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं। लेकिन कल देर शाम जब मीडिया ने खबरें चलाई, उसके बाद निर्वाचन आयोग आनन फानन में उसने लिस्ट देखी और जब मतदान खत्म हो गया तब वो लिस्ट जारी करता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम इसमें है, वोटर लिस्ट में है। लेकिन दिन भर कड़ी मशक्कत के बावजूद भी किसी ने भी ये जद्दोजहद नहीं करी कि वो नाम सामने लाया जाए। इसके अलावा कई ऐसे परिवार थे, अनूप नौटियाल हैं जो समाज सेवी है, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला हुआ है। कई ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला हुआ है कि हमारे जो पूरे परिवार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं। ये गड़बड़ी बीएलओ या राज्य निर्वाचन आयोग की जो लिस्टिंग अनुज, तो फिर क्या फायदा ऐसे जागरूकता अभियान चलाने का, लोगों से अपील करने का कि वोट करिए, मतदान करिए, पहले जलपान करिए, उसके बाद माफ कीजिएगा, पहले मतदान कीजिए उसके बाद जलपान कीजिए, जिस तरह के नारों का या फिर यूं कहें कि जागरूकता अभियान का क्या फायदा अगर आपने वोटर लिस्ट ही क्रॉस चेक नहीं किया है और ये इंश्योर नहीं किया है कि तमाम जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए? बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग इस बात को लेकर के बोल रहा है कि आप लोगों ने पहले वोटर लिस्ट चेक क्यों नहीं करी थी, ऑनलाइन माध्यम से क्यों नहीं चेक करी थी। लेकिन जब वोटर लिस्ट में नाम देखे गए तो बहुतों के नाम नहीं थे। तो इसी वजह से जो ये परसेंटेज गिरा है, ये परसेंटेज इसी वजह से गिरा है कि लोगों परिवार उन्होंने जो है अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। हालांकि चूंकि कल शाम तक छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली। नेहरू कॉलोनी में विधायक बीजेपी के विधायक पहुंचे थे, उनके द्वारा जो है कुछ हिंसा करी गई। इसके अलावा रुड़की में अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है लाठीचार्ज किया गया। हरिद्वार की अगर हम स्थिति की अगर बात करें तो वहां पर भी छिटपुट चीजें देखने को मिली, स्थिति तनावपूर्ण रही। रुड़की में भी सांप्रदायिक जो तनाव था वो हो गया था।
वहां की जो विधायक थी ममता राकेश, वो अपने समर्थकों को पे पुलिस के द्वारा भांजी गई लाठियों को लेकर के रो रो करके अपना अनशन कर रही थी। तो ये तमाम चीजें पूरे प्रदेश में देखने को मिली। लेकिन फिलहाल जो परसेंटेज है वो 66% है, और ये सोचने वाली बात है राज्य निर्वाचन आयोग को कि आखिर ये परसेंटेज गिरा क्यों। इतनी हमने रैलियां करी, इतने हमने जो है नाटक किए, या इतने हमने बसें निकाली, जो जागरूकता की लाइटिंग की जो बसें थी वो भी निकाली गई, इतनी जागरूकता करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है मोनिका, कि आखिर ये परसेंटेज आखिर इतना कम क्यों आया। इसके अलावा चूंकि कई जगहों पे मतदान बूथ लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते दिखे, कि जहां जिसका नाम था, जिस बूथ पे नाम था पिछले चुनाव में, वहां नाम ना होकर के दूसरे किसी बूथ पे जाकर के उसके नाम थे। ऐसी भी कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आई है। हाल परसेंटेज काफी कम रहा है, और ये सोचने वाली बात है राज्य निर्वाचन आयोग को कि आखिर ये परसेंटेज क्यों कम रहा। जी। अच्छा, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे अनुज। देखिए, रुद्रप्रयाग का जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पर वोटिंग परसेंट रहा है। देहरादून की बात कर रहे हैं जो कि राजधानी है, वहां पर सबसे कम वोटिंग परसेंट रहा है। इस कंपैरिजन को किस तरह से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, रुद्रप्रयाग में चूंकि वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा है, और ये जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहां पे जिस तरीके से व्यवस्थाएं भी थी, और साथ ही साथ लोगों के नाम उस वोटर लिस्ट में थे। लेकिन राजधानी देहरादून में कई जगहों पे देखा गया मोनिका कि लोग परेशान दिखे, कई बूथों पे परेशान दिखे। कई लोग बूथ के अंदर पहुंच गए, उनको उनका नाम ना होने के कारण उनको बाहर कर दिया गया। पुलिस ने जो वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसने बाहर कर दिया उन्हें। तो इसी वजह से जो ये वोटिंग परसेंटेज गिरा है 55%, इसी वजह से गिरा है। जिस बूथों पे जो है लाइन लगती थी, उन बूथों पे सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। जब ठीक वोटर है। लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो इंसान अपने मताधिकार का प्रयोग क्यों करे, कैसे करेगा। इस वजह से कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, कई ऐसे पत्रकारों के नाम नहीं थे जो काफी समय से लंबे अरसे से जो है उसमें वोट डाल रहे थे, लेकिन उनके भी नाम नहीं थे, पूरे पूरे परिवारों के नाम नहीं थे। जी। तो ये वोटर लिस्ट अच्छा अनुज, कैसे देखिए, बनी, प्रचार प्रसार हुआ, बनी। उसके बाद वोटिंग भी हो गई है। अब कल नतीजों का दिन है और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से? साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, देखिए बहुत सारी चूक, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वोटिंग के दौरान देखने को मिली है, तो ऐसे में इस तरह की चूक अब कल ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशंस की जा रही हैं? जहां पे सभी बूथों के जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब की जो है लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग होने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कल देर रात तक इस बात को मोनिका देखी गई कि कई की मतपेटियां थी, वो जब चुनाव होने के बाद उनको नहीं ले जाया गया स्ट्रांग रूम पे। जब मीडिया ने खबर चलाई उसके बाद प्रशासन जागा, और जहां की मतपेटियां थी, लोग मतपेटियां लेकर के भागते हुए दिखाई दिए हैं। सब वीडियो में, सोशल मीडिया में कई ऐसी जगह देखने को मिली जहां में मतपेटियां लेते हुए भागते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिलहाल जब रात मीडिया में खबरें चली उसके बाद प्रशासन जागा, और उसने सभी मतपेटियां थी उनको स्ट्रांग रूम में रखा और सील किया। सील करने के बाद अब चूंकि कल मतगणना है, किसके सर ताज सजेगा, बीजेपी के सर ताज सजेगा, या कांग्रेस के सर ताज सजेगा, या निर्दलियों के ताज सजेगा। एक चीज और मोनिका इस बार देखने को मिली कि कई ऐसी जगह थी, चाहे हम ऋषिकेश की अगर हम बात करें, हरिद्वार की अगर बात करें, या राजधानी देहरादून की ही अगर हम बात करते हैं, तो जो सरकार के मंत्री थे वो जब वहां पे पहुंचे जनता से मिलने के लिए, तो जनता ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में पुरजोर प्रदर्शन हुआ, जो स्थानीय विधायक थे उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पे ये चीज देखने को मिली। तो क्या ये माना जाए कि जनता सरकार के कार्यों से खुश नहीं है? क्या सरकार के कार्यों से खुश है लेकिन जो स्थानीय विधायक है उनके कार्यों से खुश नहीं है? ये तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन अब कल किसको मात मिलेगी, किसको शय मिलेगी, ये कल ही पता चले। जी।
बागेश्वर के तीनों निकायों में मतदान संपन्न हो चुका है। जिले में कुल 67.19% मतदान हुआ है। बागेश्वर में 11,765 लोगों ने वोट डाले हैं। कपकोच में 2,383 मतदाताओं ने मतदान किया है। गरुड़ में 2,864 लोगों ने वोटिंग की है। देखिए, बागेश्वर के तीनों निकायों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। बागेश्वर नगर पालिका पार्षद के लिए 17,801 मतदाताओं में से 11,765 लोगों ने वोटिंग की है। यहाँ मतदान प्रतिशत जो है वो 66.09% रहा है। कपकोट में 3,402 मतदाताओं में से 2,383 ने मतदान किया है। यहाँ मत प्रतिशत 70% से ज्यादा रहा है। गरुड़ में 4,118 लोगों में से 2,864 लोगों ने वोटिंग की है। यहाँ मतदान प्रतिशत 69.55% रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम आशीष भटगाई ने बताया कि सभी बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। जनपद के अंतर्गत तीनों नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई है और हमारे जो तीनों नगर निकाय हैं वहाँ पर 67.19% जो है वो मतदान हुआ है। इसमें जो हमारा कपकोट क्षेत्र है वहाँ पे 70.05%, हमारा जो गरुड़ है वहाँ पे 69.55% और बागेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत 66.09% का जो मतदान है वो हुआ है। देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारी जारी है। सिंथेटिक ट्रैक बना है स्मार्ट ट्रैक। खेल मंत्री ने किया है ट्रैक का निरीक्षण। ट्रैक में लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक चिप। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बना सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण किया है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने खेल मंत्री रेखा आर्या को बताया कि इस ट्रैक में अब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे अब इसे स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। इन चिप्स के माध्यम से बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ी के दौड़ने से संबंधित अचूक आंकड़े कंप्यूटर को सीधे हासिल होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। इस सुविधा से ये भी पता किया जाएगा कि दौड़ की शुरुआत, मध्य या अंतिम हिस्से में किस खिलाड़ी की रफ्तार कितनी थी। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जिसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जारी हैं। देहरादून में जल्द बनेगी शूटिंग रेंज और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज ये तैयार की जा रही है। शूटिंग रेंज में 160 टारगेट स्थापित किए गए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज जल्द तैयार हो जाएगी। टारगेट क्षमता के मामले में दिल्ली और भोपाल के बाद देश की तीसरी नंबर की ये शूटिंग रेंज बनने जा रही है। शूटिंग रेंज में 160 टारगेट स्थापित किए जा रहे हैं, तो जल्द बनकर तैयार हो जाएगी शूटिंग रेंज। 160 टारगेट स्थापित हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जारी है। नेशनल गेम्स हो रहे हैं और देहरादून में जल्द ही ये शूटिंग रेंज जो है तैयार की जाएगी। महाराणा प्रताप कॉलेज में इस शूटिंग रेंज को तैयार किया जा रहा है। तो देश की तीसरे नंबर की शूटिंग रेंज होगी दिल्ली और भोपाल के बाद। टारगेट क्षमता के मामले में दिल्ली और भोपाल के बाद ये देश की तीसरी नंबर की रेंज होगी। ऐसे में जाहिर तौर पर ही बड़ी बात है, जल्द बनकर तैयार हो जाएगी शूटिंग रेंज। त्रिशूल शूटिंग रेंज जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनी है, इसमें हमारे पास 10 मीटर्स की 60 लेन है, 25 मीटर की भी 60 लेन है और 50 मीटर की 40 लेन है, जो कि हमारे को compete कर सकते हैं हम दिल्ली से, भोपाल से
और जो मशीन स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ लगी है, ये मशीन पेरिस ओलंपिक के बाद इंडिया में पहली बार इंस्टॉल हुई है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द मोस्ट अपडेटेड मशीन्स वी हैव सो फार इन इंडिया। हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, राष्ट्रीय चैंपियनशिप सारी का ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, इंडिया टीम ट्रायल्स। हमारी जो कैपेसिटी है हमारे को इस सब के लिए अलाउ करती है। और अमित सिन्हा जी ने भी एक लेगेसी प्लान यहाँ का बनाया है जिसमें एकेडमी मॉडल पे इसको चलाने की बात चल रही है। बाकी ये डिसीजन गवर्नमेंट लेगी कि इसको किस रुख पे चलाना है कि ये इसकी एक रेगुलर अर्निंग होती रहे, इसकी मेंटेनेंस पार्ट बना रहे और एथलीट को जो आज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनी है ये यूज़ करने का लंबे समय तक मौका मिला रहे। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी अनुज अवस्थी का, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, नेशनल गेम्स है और जाहिर है तैयारियां जोरों पर हैं, क्या कुछ अब तक हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को आगाज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का। इसके अलावा पूरे स्टेडियम में साज सज्जा कर दी गई है। कई ऐसे जो ट्रैक है, चाहे वो रनिंग ट्रैक हो, उसको सिंथेटिक तरीके से बनाया गया। उसमें एक चिप भी लगाई गई कि अगर जो खिलाड़ी है वो दौड़ रहे हैं तो उनकी जो गति है उसको वो चिप कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन तरीके से ऑब्जर्व करेगी और उसके बाद तुरंत के तुरंत रिजल्ट देगी। इसके अलावा निशानेबाजी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसी मशीन लगाई गई है कि जैसे दिल्ली और भोपाल की तर्ज पे जो मशीनें वो लगाई गई है। मतलब पूरे ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरे ग्राउंड को डिजिटलाइजेशन किया गया। जो आईटी की टीम है वो खेलो टेक इंडिया है जो पूरा इसका संचालन कर रही है, एक एक टेक्निकल चीज की भी संचालन कर रही है। इसके अलावा जब न्यूज इंडिया की टीम वहां पहुंची, वहां पे एक रियलिटी चेक भी किया। तो कई हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हॉस्पिटल बनाया गया खिलाड़ियों को लेकर के, एम्बुलेंस की सुविधा है, साथ साथ डॉक्टरों की भी सुविधा दी गई है। फिजियोथेरेपी सेंटर हो या मसाज सेंटर हो, इन दोनों सेंटरों को वहां पे बनाया गया। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी गई। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून आएंगे और राजधानी देहरादून से इसका आगाज होगा। पूरे प्रदेश में ये गेम हो रहे हैं मोनिका, चाहे हम राजधानी देहरादून की बात करें, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, सितारगंज, खटीमा, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, इन तमाम जगहों पे जो है ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी और सबकी कमान अलग अलग अधिकारियों को दी गई है, अलग अलग प्रशासन के अधिकारियों को दी गई कि किसी प्रकार की कोई चूक ना होने पाए। बिल्कुल, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की चूक ना हो। जाहिर है। शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ जाते उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके। 3.5 तीव्रता का ये भूकंप है। 3.5 तीव्रता का भूकंप आया है। सुबह 4:41 से 8:19 के बीच महसूस हुए हैं 3 झटके। घबराकर घरों से बाहर निकले हैं लोग। भूकंप से किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। भूकंप की वजह से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और फरवरी में उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीतकालीन यात्रा जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीएम धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था, अपील की थी। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन के बाद दोबारा आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोबारा फरवरी में भी उत्तराखंड आ सकते हैं। फरवरी में उनके शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। यही माना जा रहा है कि पीएम राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने जब उत्तराखंड आएंगे तो इस दौरान वो शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे। लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के लिए बाद में आएंगे। हरिद्वार के सलेमपुर में लगी आग। कबाड़ खाने में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कबाड़ और प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हरिद्वार के सलेमपुर का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर देर रात शाम अचानक आग लग गई। कबाड़ खाने में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का कबाड़ और प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरिद्वार में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। अभियान के दौरान पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इस कार के साथ चोरी का सामान बरामद किया है।
2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस भी बरामद किए गए हैं पुलिस द्वारा। हरिद्वार में पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है और इसके दौरान पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बिना नंबर की कार को रोकने की कोशिश की, जिस पर चोरों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। चोरों के पास से कार के साथ 2 अवैध तमंचे, कारतूस, चांदी की मूर्तियां, सिक्के और अन्य चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में जमीन हड़पने का मामला सामने आया। धोखाधड़ी के आरोप में 7 नामजद, फर्जी दस्तावेज के जरिए अग्रीमेंट किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में जमीन हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाकर नोटरी अग्रीमेंट करने का केस सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 7 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मोहकमपुर फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। देहरादून में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मोहकमपुर फ्लाईओवर के पास देर रात 12 बजे ये हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोग पूरी तरह जख्मी हुए हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जिस वक्त हादसा हुआ है उस वक्त कार में सवार 3 लोग नशे में थे, जो कि तेज रफ्तार से कार चला रहे थे। तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित हुई, डिसबैलेंस हुई, डिवाइडर से टकराई, जिससे पूरी तरह चकनाचूर हो गई। और उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव। हल्की धूप ने ठंड से दी है राहत। कल मौसम के शुष्क रहने के आसार नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव के दिन मौसम ने खूब साथ दिया। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम जो है वो शुष्क बना रहा। ठंड से राहत तो मिली और लोग मतदान के लिए घरों से बाहर भी निकले। वहीं मतगणना के दिन भी आसमान साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।